मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम व्याकरण 9th क्लास की व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संधि प्रकरण, वो हम उसका अध्ययन करेंगे। संधि प्रकरण एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको अलग अलग पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम संधि की उत्पत्ति और इसके भेद और इसके भेदों के भी भेद के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले संधि प्रकरण, संधि शब्द की व्युत्पत्ति, यानी हम सबसे पहले संधि की व्युत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये शब्द बना, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले संधि की व्युत्पत्ति कि सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से और उपसर्गों की सूत्र से की प्रत्यय करने पर संधि शब्द की व्युत्पत्ति होती है। यानी कि ये सम उपसर्ग लगा करके उसमें धा धातु का प्रयोग करके और उपसर्गों की सूत्र से यह शब्द बना है, जिसको हम संधि कहते हैं। संधि की व्युत्पत्ति की परिभाषा कि संधि शब्द की परिभाषा क्या है, यानी कि वर्ण संधानम संधि। यानी कि हम संस्कृत में अगर इसको शॉर्ट रूप में पढ़ना चाहें इसकी संधि को, तो हम कहते हैं कि वर्ण संधानम संधि, यानी कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और इसी को हम अगर हिंदी में समझने के लिए पढ़ना चाहें तो दो वर्णों के परस्पर मेल को हम संधि कहते हैं। यानी कि जो अ, आ या ई, ऊ शब्द हैं, या फिर व्यंजन में ले ले तो क, ख, ग, इन वर्णों का जो मेल होगा, उन मेलों को हम क्या कहेंगे, संधि। मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि संधि और संधि विच्छेद, बहुत से स्टूडेंट इन दोनों वर्णों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि संधि किसे कहते हैं और संधि विच्छेद। तो जहाँ वर्णों को हम मिला देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, संधि। यानी कि ये जो शब्द है हिमालय, ये शब्द हम इसको कहेंगे संधि। और यहाँ पर जो ये अलग अलग दो सार्थक टुकड़ों में है, उसको हम क्या कहेंगे, संधि विच्छेद। यानी ये दो हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, संधि विच्छेद। और वो जो दोनों शब्दों को, दोनों वर्णों को मिला करके लिखा गया है, उसे हम कहेंगे संधि। तो इस तरह से दो वर्णों के परस्पर मेल को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। फिर हम संधि के भेदों के बारे में जानते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि संधि के 3 भेद होते हैं। मुख्य रूप से संधि के 3 ही भेद होते हैं, चाहे वह हम हिंदी में पढ़ते हो या संस्कृत में पढ़ते हो। संधि के 3 ही भेद होते हैं, उनका नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि के 3 भेद हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 भेद तो केवल हिंदी के लिए है, और संस्कृत में अगर हम इसे इन्हीं भेदों को जानेंगे तो वो किस नाम से जानेंगे, स्वर संधि को हम अच संधि के नाम से कहते हैं, और हर व्यंजन संधि को हम हर संधि के नाम से कहते हैं, और विसर्ग संधि को हम विसर्ग के नाम से ही कहते हैं। विसर्ग स्वर संधि जो होती है, ये अ से लेकर के च वर्ण, यानी कि अ, आ, ई, ऊ, ये जितने भी वर्ण हैं वो सब किस में आएंगे, स्वर संधि के अंदर। और व्यंजन संधि के अंदर जो हमारा क, ख, ग से लेकर के अण तक के जितने भी तक के जितने भी वर्ण आएंगे, वह सारे वर्ण किस में आएंगे, हर संधि के अंदर आएंगे। तो हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि जहाँ स्वरों का मेल होगा वहाँ पर हम उसे स्वर संधि कहेंगे या उसे अच संधि कहेंगे, और जहाँ पर व्यंजनों का मेल होगा उसको हम व्यंजन संधि या हर संधि कहेंगे। फिर विसर्ग संधि, विसर्ग संधि को हम केवल डिटेल में ना जानकर इतना सा कह सकते हैं कि विसर्ग संधि के अंदर केवल विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होता है, उसी को ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। वैसे तो मोस्ट ऑफ 9th क्लास में केवल स्वर संधि जो है वही आती है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का केवल सिर्फ नाम आता है। आपको केवल पहचान की लिखनी है कि विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है। हम केवल स्वर संधि को ही पूरा जानेंगे। स्वर संधि, इसके 5 भेद होते हैं और 2 अलग प्ररूप और पूर्व रूप भेद भी होते हैं। तो इस तरह से स्वर संधि है, इसके 7 भेद हैं, वो हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयाति संधि और पूर्व रूप संधि और पररूप संधि। इस तरह से संधि के स्वर संधि यानी कि अच संधि के कितने भेद हैं, ये 7 भेद हैं। इसके अलावा व्यंजन संधि, इसके 4 भेद हैं, षट्रूप संधि, शत्रुत्व संधि, यण विधानम और षट्भेद। इस तरह से ही विसर्ग संधि है, इसका हम भेद नहीं पढ़ेंगे, केवल इसके स्थान पर कैसे परिवर्तन होता है वह हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमें संधि प्रकरण का जो बेसिक है वो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है,
समझिए और अपनी कॉपी में करने की कोशिश करें। अब हम आगे बढ़ेंगे कि संधि शब्द का अर्थ क्या है। तो इसके लिए साहित्यिक पदे नित्य नित्या धातुरुपसर्गयो नित्या समासे वाक्येतु व विविक्षा उपक्षते, यानी कि सामान्य अर्थ में संधि शब्द का अर्थ मेल, समझौता या जोड़ा है। यानी कि संधि शब्द का अर्थ होता है किसी दो शब्दों को मिलाना या जोड़ना, किंतु संधि प्रकरण में इसका अर्थ थोड़ा भिन्न होते हुए यह है कि जब हम एक से अधिक स्वर अथवा व्यंजन वर्ण अत्यधिक निकट होने के कारण मिलकर के एक रूप धारण करते हैं, यानी कि दो वर्ण जब मिलकर के एक रूप धारण करते हैं तो वह संधि का परिणाम होता है और यही संधि करना कहलाता है। जब हम दो वर्णों को मिला देते हैं तो वह क्या कहलाती है? संधि। संधि युक्त पद में दो या दो से अधिक शब्दों को अलग अलग करके रखना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि जिन शब्दों को हम अलग कर रहे हैं दो सार्थक अर्थों में, वह क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद। जैसे कि हिम प्लस आल्य में हिम में म में अ के स्थान पर के सामने आल्य का आ मौजूद है। यहाँ दोनों ओर अ और आ स्वर है। इन दोनों स्वर वर्णों को मिलाकर के हम दीर्घ आ हो जाता है। इससे हम हिमालय को मिलाकर के हिम प्लस आल्य को मिलाकर के हिमालय शब्द की उत्पत्ति करते हैं और ये जो शब्द है वह संधि युक्त शब्द कहलाता है। हिमालय, हिम प्लस आल्य ये दो अलग अलग पद होंगे। यह स्वर संधि के दीर्घ भेद का उदाहरण है। और ये जो हिम प्लस आल्य है हम कौन सी संधि का उदाहरण मानेंगे? हम इसको दीर्घ संधि का उदाहरण मानेंगे कि जहाँ पर दो वर्ण मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। यानी दीर्घ होने का मतलब है कि दो शब्द मिलकर के वहाँ पर वह वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं अपनी मात्रा में, तो वो क्या होगी? दीर्घ संधि। इसी प्रकार से नम प्लस ते में नम के में म के स्थान के आगे विद्यमान विसर्ग को अत सामने होने के कारण स होने से नमस्ते संधि युक्त पद बनता है। यह विसर्ग संधि के अंतर्गत सत्व भेद का उदाहरण है। यानी नमस्ते शब्द जब हम बनाएंगे तो उसमें म के आगे जो विसर्ग है उस विसर्ग को हम स शब्द में बदल देंगे और ये कौन से संधि का उदाहरण होगा? सत्व संधि का। यानी कि सत्व संधि जो होगी, जो विसर्ग संधि का भेद है, इसमें जैसे हम बनाएंगे नम प्लस ते, जैसे कि ये शब्द बनाया हमने नम प्लस ते, तो इसके अंदर जो ये जो विसर्ग है इस विसर्ग के स्थान पर हम सत्व संधि का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा नम, और ये जो संधि है इसका ये संधि बनेगी इसमें, तो इस स जो है यहाँ पर त आधा बन जाएगा और ये हो जाएगा नमस्ते। तो इस तरह से ये नमस्ते शब्द बनेगा और ये कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि, और विसर्ग में भी सत्व संधि। यहाँ पर क्या होता है कि त से पहले अगर कोई स होता है तो उसको हम विसर्ग के स्थान पर स्व आदेश देते हैं। इस प्रकार नम संधि के भेद सामान्य रूप से संधि तीन भेदों में मानी गई है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसको हम अच, अल, हल और विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। जहाँ स्वरों का परस्पर मेल होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं, जहाँ व्यंजनों का परस्पर मेल होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं, और जहाँ विसर्ग संधि, जहाँ पर विसर्ग का मेल होता है या विसर्ग के स्थान में परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। फिर हम पढ़ेंगे स्वर संधि या अर्थ संधि। तो इसके जो भेद हैं वो कितने हैं? 7 हैं। दीर्घ संधि कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयाति संधि, पूर्वरूप और पररूप। इस प्रकार से इस संधि के 7 भेद हैं। अब इन संधि के जो भेद हैं उसको हम संस्कृत नाम से भी जानेंगे कि जैसे कि दीर्घ संधि है, इसको हम संस्कृत में इसका जो डेफिनेशन है उसको कैसे पढ़ेंगे? तो इसको हम पढ़ेंगे अंक अवर्ण दीर्घ, यानी कि जहाँ पर दो वर्ण मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं उसको हम कौन सी संधि कहते हैं? दीर्घ संधि। जहाँ पर इसको हम हिंदी में अगर पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे? जहाँ दो वर्ण मिलकर के दीर्घ हो उसे दीर्घ संधि के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे इनकी सूत्र कि दीर्घ संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के जो सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो दीर्घ संधि का सूत्र है अ आ प्लस अ आ बराबर में आ, यानी कि आपको क्या करना है कि ये जो शब्द हैं इनका हमेशा दीर्घ ही होगा दीर्घ संधि में, कि जैसे ई है या फिर
टुकड़ा ई का हो या छोटी ई बड़ी ई का हो तो भी ई ही होगा। मैंने और ई होगा, ऊ और ऊ होगा तो भी इसका ऊ ही होगा। तो इस तरह से ये इनके सूत्र हैं। जैसे कि गुण संधि का है अ आ प्लस ई ए, अ आ प्लस ऊ ओ, और ये अ आ ये बन करके अर बनेगा, अ आ प्लस बी बन करके अर बनेगा। और ये संधि है वृद्धि संधि, यहाँ पर वृद्धि संधि है। इस वृद्धि संधि में आपको क्या करना है, अ आ प्लस ए मिलकर के ए ही बनेगा, अ आ प्लस ओ मिलकर के ओ बनेगा। तो इस तरह से जहाँ पर वृद्धि होगी वो क्या होगा, वृद्धि संधि। फिर यण संधि, इसके अंदर आपको क्या करना है, ई ऊ री और ल, ये शब्द जहाँ पर भी होंगे और प्लस इसके साथ में यहाँ पर कोई भी भिन्न स्वर होगा, कुछ भी स्वर हो लेकिन वो भिन्न होना चाहिए। जैसे अ के बाद में ई आ जाए, ए आ जाए, तो इस तरह से कोई भी भिन्न केवल स्वर होना चाहिए, व्यंजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भिन्न स्वर आना चाहिए। तो इसके बाद में जो भी चीज होगा वर्ण व स्वर होना चाहिए, परंतु वह इधर वाले से भिन्न होना चाहिए और उसको आदेश क्या हो जाएगा, ई को यह ही आदेश होगा। अब हम इसका क्रम ध्यान रखेंगे, अगर ई है और कोई भिन्न स्वर है तो उसको यह आदेश होगा, ऊ है और अगर कोई भिन्न स्वर है तो उसको वह ही आदेश होगा, री है और अगर कोई भिन्न स्वर है तो उसको र आदेश होगा, और री है और उसको कोई भिन्न स्वर है तो उसको र ही आदेश होगा। इसके बाद में आती है पूर्व रूप संधि। तो इसमें आपको क्या करना है, अ प्लस ए प्लस अ मिलकर के अम, तो इसको हम है ना अ के नाम से जानते हैं, अ कहते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं हम इसको, अ आदेश होगा। लेकिन हम इसको लिखते इसी तरह से हैं, बोलते इसे अ ही है लेकिन लिखते इस तरह से हैं। फिर अ प्लस ओ प्लस अ होगा तो इसको ये वाला आदेश होगा, इसमें ये छोटा है और ये बड़ा है। फिर पर सवर्ण संधि, तो इसमें क्या होगा, यदि पद के मध्य के अनुस्वार के आगे, यानी कि अगर हम कोई पद लिख रहे हैं और उसके प्लस से इधर कोई वर्ण है और इधर अगर अनुस्वार है तो क्या होगा कि जो इधर वाला जो वर्ण होगा उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आपको उसमें लगाना है। पांचवा वर्ण लगाना है, जैसे कि यहाँ पर कोई वर्ण है और उसके यहाँ पर कोई शब्द है तो त शब्द है, तो इस त शब्द का जो वर्ग है आपको देखना पड़ेगा, क वर्ग, ख, ट वर्ग, च वर्ग, तो इस तरह से जो वर्ग होगा उसका पांचवा वर्ण आपको इसमें लगाना है। अब हम उदाहरण पढ़ेंगे, पहले दीर्घ संधि का एक उदाहरण कर लेते हैं जिससे कि आपको ये संधि अच्छे से समझ आ जाए कि दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसे कि विद्यालय, हम इसका एक उदाहरण पढ़ेंगे, विद्या प्लस आर्य। हम इसका एक उदाहरण करेंगे, विद्या प्लस आर्य। तो इसमें क्या करना है आपको, विद्या का आ, यहाँ पर आ मिल रहा है हमें स्वर और यहाँ पर भी आ मिल रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था, आ प्लस आ बराबर में भी क्या हो जाएगा, आ। हमने पढ़ा था ना कि आ प्लस आ बराबर में भी आ ही होगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये वाला टुकड़ा बनता तब भी आ ही आदेश होता, ये टुकड़ा बनता तब भी आ ही आदेश होता, और ये बना है तो भी इसमें क्या होगा, आ ही आदेश होगा, जैसे कि सूत्र में है। तो यहाँ बन जाएगा विद्यालय, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का जो वर्ण है उसको कौन सा आदेश हो गया, आ, और विद्या का हमने क्या लगा दिया, आ, और ये क्या बन गया, आर्य। ये कौन सा शब्द बन गया, विद्यालय। ये हो गया दीर्घ संधि का एक उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि का ही एक दूसरा उदाहरण जो कि होगा ईव संधि का। तो हम यहाँ पे पढ़ देंगे, जैसे कि रवि प्लस इंद्र। हमने पढ़ा रवि प्लस इंद्र, तो ये क्या हो जाएगा, रवि। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा रवि, और हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, छोटी ई, और यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगी, छोटी ई। तो हमने क्या देखा, छोटी मिलकर के बड़ी ई मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दीर्घ हो गई ना, तो ये हो जाएगी रवि इंद्र, ये बन जाएगा रविंद्र शब्द। इसी तरह से रविंद्र शब्द बन जाएगा। इसी तरह से एक उदाहरण हम उनका देख लेते हैं। उनका एक उदाहरण हम करेंगे, सिंदूर में या लघुर में। तो हम लिख लेते हैं लघुर में, लघु प्लस
तो इसके अंदर क्या करना है, अब यहाँ पे आपको देखा आपने छोटा ऊ है और यहाँ पे बड़ा ऊ है, तो हमने देखा छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिलकर के भी क्या बनेगा, ऊ ही आदेश बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब इसको क्या हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लघु, क्या बन जाएगा, ये लघु। ठीक है, इसी तरह से एक उदाहरण हम री का कर लेते हैं। री का एक उदाहरण करेंगे, पितृ प्लस ऋणम। तो हमने देखा कि दोनों मिलकर के क्या होता है, दीर्घ होता है। तो यहाँ पर ये जो नीचे रा लगता है ये भी क्या होता है, री ही होता है। तो री प्लस री मिलकर के दीर्घ वाला री बन जाता है। तो ये दीर्घ वाला री बनेगा, तो ये बन जाएगा पी। अब इसके अंदर ये ऐसे बनेगा, पितृ पितृण, ये शब्द बन जाएगा इसका पितृण। ठीक है, इस तरह से ये शब्द बन जाएगा। तो हमने दीर्घ संधि के चारों सूत्रों का एक एक उदाहरण हमने कर लिया है। अब आप लोग भी अपनी बुक में से देख करके इसके अलग अलग उदाहरण करके और इसकी प्रैक्टिस करना। अब इसके बाद में गुण संधि। गुण संधि के अंदर आपको जैसे अ प्लस ई का एक उदाहरण हम कर लेते हैं, जैसे गणेश, गण प्लस ईश। हमने इसका एक उदाहरण किया गण प्लस ईश। तो इसका क्या करना है आपको, क्या कि गण का अ मिल गया यहाँ पे प्लस और ईश का ई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के भी क्या हो जाएंगे, ए। ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, ए बनेगा। तो हम इसका बनाएंगे, ये बन जाएगा गणेश। इस तरह से ये बनेगा। फिर इसका अ प्लस ऊ का एक उदाहरण इसका बनाएंगे, परम प्लस उद्धार, परम प्लस उदार। तो इसमें आपको क्या करना है, परम का अ प्लस ऊ। तो आपने देखा अ प्लस ऊ ये टुकड़ा बन रहा है। इस सूत्र में आदेश क्या होना है, ओ आदेश होना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ। तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे आप परम तो मिलाई लोगे और ये जो इसका अ ओ है, इसको क्या आदेश हुआ था, ओ। तो यहाँ पर आपको ओ का ये वाली जो मात्रा है, सिर्फ ओ की जो मात्रा है उसको आदेश देना है और ये हो जाएगा कर्मोद्धार। इस तरह से आपको बनाना है। ये एक इसका उदाहरण हो गया है। अब हम करेंगे अ प्लस री का एक उदाहरण। तो अ प्लस री के उदाहरण के लिए परम प्लस री, तो इसमें हो जाएगा ऋतु, परम प्लस ऋतः। तो इसमें क्या हो जाएगा, अ प्लस री। तो इसको अ प्लस री को क्या आदेश होता है, अर आदेश होता है। तो हम इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, विच्छेद करेंगे। तो कैसे करेंगे, परमर्थ, ये इसका बन जाएगा संधि विच्छेद। कैसे बना, परम, तो ये बन ही गया और ये जो री था उसको हमने अर आदेश दिया, तो अर रा में बन जाता है और ये हो जाता है परमर्थ। परमर्थ ये आदेश इसको मिल जाएगा। फिर इसका उदाहरण करेंगे, अ आ प्लस री का एक उदाहरण कर लेंगे हम। अ आ प्लस री का एक उदाहरण करेंगे तो क्या बनेगा, इसका एक उदाहरण करेंगे, तो प्लस ऋकार। इसका एक उदाहरण करेंगे तो अ प्लस री, तो इसका हो जाएगा तवलकार। कैसे बनेगा, तवलकार, तवलकार।
ये बन जाएगा कि अ प्लस री को आदेश कर देना है, ल आदेश देना है। तो क्या करेगा, त का अ और री का ल, तो इस री का ल को हम क्या आदेश दे देंगे, ल और का, क्योंकि ये आधा है, क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें हलंत लगा है, इसका मतलब है कि आपको आधा ही लिखना है इस शब्द को। तो ये हो गया तवलिकार शब्द, ठीक है। ये हो गई गुण संधि के उदाहरण। अब हम करेंगे एक वृद्धि संधि का उदाहरण। वृद्धि संधि का पहला सूत्र है अ प्लस ए बराबर में ए, यानी कि आपको वृद्धि करके लिखना है। अब मैं आपको पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे हम पढ़ते हैं इस ए की तो एक ही मात्रा लगती है, ठीक है, और हम जो ये ए लिखते हैं इसकी हम किसी भी शब्द पर दो मात्रा लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही मात्रा लगानी है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका एक उदाहरण करेंगे वृद्धि संधि का एक प्लस एकम। इसका करेंगे तो ये एक हो गया और ये ए हो गया, ठीक है। तो आपको आदेश क्या देना है, इसके अंदर ए आदेश देना है। तो आप क्या करेंगे, ए कब। अब आपने देखा इस ए को, यानी इस ए को आपको क्या आदेश देना है, ए। तो यहाँ पर ये इसके एक मात्रा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपकी ऐसी वाली स्थिति जहाँ होगी वहाँ पे आपको क्या करना है, दो मात्रा लगानी है। तो इसलिए मैंने आपको दो मात्रा लगा दी है और ये एक कब। तो इस तरह से ये वृद्धि संधि का पहला सूत्र का एक उदाहरण हो गया। अब हम इसके दूसरे सूत्र का एक उदाहरण करेंगे। पा प्लस ओग, इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पा को अ मिल गया और यहाँ आपको ओ मिल गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको इस सूत्र को आदेश क्या होता है, वो क्या होता है, ओ। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो आपने ये लिखा है पा को गुण, तो ये हो जाएगा पा ओ। अब है ना, ये जो ओ है इसको आपको डबल मात्रा में आदेश देना है, तो ये हो गया पा ओ। इस तरह से आपको वृद्धि संधि का एक उदाहरण हो गया है। ये इस तरह से बनाना है आपको। फिर आपको बनाना है यण संधि। यण संधि का एक उदाहरण हम करेंगे, जैसे कि हमने बनाया प्रत्येक, प्रति प्लस एकम। अब यण संधि के अंदर आपको ये समझना है कि पहले इसका संधि विच्छेद का वर्ण बोल के देख लीजिए। प्रति, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ई छोटा मिल रहा है और ए मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले तो क्या होना चाहिए, ये वर्ण होने चाहिए, साथ में ही आपको भिन्न स्वर होना चाहिए, लेकिन होना स्वर चाहिए, व्यंजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एकम, तो यहाँ पर आपको क्या मिलना है, स्वर ही मिल रहा है आपको। तो आपको यहाँ पता चल गया कि स्वर मिल रहा है और ये टुकड़ा बन रहा है, तो इसका आदेश क्या होना है, य। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि इसको आदेश य होना है। तो हम ये बनाएंगे प्रत्येक। अब आपको ये वाला जो है इसकी जगह आदेश क्या देना है, ये आदेश देना है ना। तो और आपको क्या करना है इस चीज में, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जिसको आपने आदेश दिया है, जिस वर्ण को आप आदेश दे रहे हो, उस वर्ण से ठीक पहले वाला जो वर्ण होगा वो ऑटोमेटिकली आधा हो जाएगा। जैसे कि ये त, जैसे आपने ए को आदेश दिया है तो आप ई की मात्रा से पहले जो वर्ण है, क्योंकि मात्रा को तो हम काउंट ही नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, तय को काउंट कर रहे हैं। यहाँ पर तय क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे यह तय आधा हो जाएगा और ये ए को आदेश क्या हो जाएगा, ये एकम। मेरे कहने का मतलब है कि जिसको आपने आदेश दिया है, जिस वर्ण को, उससे ठीक पहले वाले वर्ण को आप आधा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा प्रत्येकम। इसका एक उदाहरण हम और कर लेते हैं ताकि इसको अच्छे से समझ में आ जाए। यद्यपि, यदि प्लस अपि, जैसे कि मैंने कहा आपको उदाहरण यद्यपि, तो ई मिल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे अ मिल रहा है और इसको क्या करना है, यह आदेश देना है। अब क्या करेंगे, आप सबसे पहले यह लिख देंगे और द को आप आधा कर देंगे। तो इसको जब आप आधा करेंगे तो ये है यहाँ ये वाला ध बनेगा, और
क्योंकि आपने एक तो ये वाला द प्लस यम करके एक तो ये वाला घर बनता है और एक आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिखा है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ये बन जाएगा यद्यपि। इस तरह से आपको ये का उदाहरण करना है। फिर आपको मिल गया है ऊ, तो ऊ प्लस भिन्न स्वर, तो ये हो गया, उसको आदेश क्या देना है, वह आदेश देना है। तो ऊ प्लस व का एक उदाहरण हम कर लेंगे। इसका एक उदाहरण मैं यहाँ पर भी आपको करके बता देती हूँ। अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, तो ये हो जाएगा अन्वय। इस तरह से आपको करना है। री का एक उदाहरण हो जाएगा मात्र प्लस आज्ञा, मात्र आज्ञा। तो आपको क्या करना है, मात्रा आज्ञा, क्योंकि यहाँ पर री मिल गया है और अ मिल गया है, तो री को आपको आदेश क्या करना है, र, तो ये हो जाएगा र। ये वाला आदेश होगा यहाँ पे, इसको री का ये आदेश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मात्रा का। इस तरह से अब हम करेंगे पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि, इसमें आपको क्या करना है, ये अ का प्रयोग करना है। जैसे कि साधो प्लस अर्थ, साधोत्र। साधोत्र